वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द सॉवर पोएम बाय टोरू दत्त। टोरू दत्त शी बॉर्न इन 4 मार्च 1856 फेल मानिकतोला स्ट्रेट रामबगन कलकत्ता बेंगाल ब्रिटिश इंडिया। Bengali translator and poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French in what was then British India. She is known for her volume of poetry in English, A Chief Gained in French Fields 1877 and Ancient Ballads and Legends of Hindustan 1882, and for a novel in French, Le Journal de Mademoiselle d'Arvers 1879. Her poems revolves around theme of loneliness, longings, patriotism and nostalgia. Datta dies at the age of 21, which had led to comparison with the poet John Keats. She dies in 30 August 1877, कलकत्ता बंगाल ब्रिटिश इंडिया। कविता द शॉपर दत्त की ए शिप ग्लाइंड इन फ्रेंच फील्ड से है 1876 और एक विक्टर ह्यूगो कविता का अनुवाद है। यह कविता के वक्ता के बीच एक मुठभेद का वर्णन करता है जो एक पोर्चवे के भीतर बैठता है और नाम मात्र बोने वाला जिसे स्पीकर देखता है, क्योंकि वह बीज बोने का अपना कार्य करता है। जैसे ही सूरज डूबता है और बीज बोने का समय करीब आता है, स्पीकर बोने वाले की गति और उसकी आकृति पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वह खेती के कार्य के बारे में बताता है। जैसे जैसे दृश्य गहरा हो जाता है, बोने वाले की सिलवट की आकृति भी कम और स्पष्ट हो जाती है और वक्ता अपने अभ्यास की लगभग पारलौकिक प्रकृति पर विचार करता है। कविता के अंत तक हमें एक नई और रोमांचक रोशनी में सांसारिक पर विचार करने के लिए बनाया गया है। साथ ही स्पीकर जो कम या ज़्यादा घर के अंदर बैठता है और बोने वाले के बीच के अंतर के बारे में सोचते हैं, जिनके काम में प्रकृति के साथ जुड़ाव शामिल है। सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट Twilight hasten on to rule, working hours have well night passed. Shadows run across the lands, but a shower lingers still. Old in rags, he patient stands, looking on I feel a thrill. Black and high, his silhouette dominate the furrows deep. कविता के वक्ता दुरस्त सुविधाजनक बिंदु से शुरू जो अंदर बैठता है, इसमें से प्रत्येक चतुर्भुज हमें आगे ले जाता है। दोनों बोने वाले की कार्रवाई में जो वक्ता देखता है और रात में। पहले छंद में पोर्चवे में अलग थलन वक्ता गोधूली की अचानक शुरुआत से हैरान है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है और दिन रात में बदल जाता है, स्पीकर का दिमाग अजीब तरह से काम में व्यस्त हो जाता है। काम के घंटे अच्छे होते हैं, निकट अतीत। इस परिचय से स्पीकर फिर पोर्च द्वारा खेतों में एक अकेले बोने वाला बन जाता है, जिसकी पुरानी उम्र और लता के कपड़े शांत पोर्च में स्पीकर की छूट के खिलाफ खड़े होते हैं। फिर भी वक्ता के चौकस विश्राम और बोने वाले की तनावपूर्ण गतिविधि के बीच स्पष्ट अंतर के बावजूद वक्ता खेतों में बोने वाले के अभी भी पर एक रोमांच महसूस करे, देखने का मात्र कार्य हमारे स्पीकर के लिए अपनी खुशी है। Now to saw the task is set, soon shall come a time to reap. Marches he along the plain to and fro and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. Darkness deepens, fades the lights. Now his gesture to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. निम्नलिखित दो छंद में बोने वाला स्पीकर के संबंध में एक अधिक शक्तिशाली स्थिति ग्रहण करता है। अब बोने वाला केवल स्थिर नहीं रहता है, वह अब अपने फिगर के साथ फरों पर हावी है और अनाज के बिखरने के साथ कदम। उनके सांसारिक कार्य में एक असामान्य जीवंतता और स्वभाव होता है जब हमारे वक्ता द्वारा माना जाता है जो समान कार्य नहीं करते हैं। जैसे ही कविता बंद हो जाती है और रात कविता की सेटिंग पर कब्जा कर लेती है, वक्ता जानबूझकर बोने वाले की शानदार उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह कहते हैं कि उनकी हरकतें या इशारा राजसी है और ऐसा लगता है कि उसका आंकड़ा ऊपर की ओर
सितारों तक पहुंच गया है। युगों के अनुरूप की मूल रोमांटिक भावना जो रोजमर्रा की घटनाओं के जवाब में गहरी भावनाओं के उच्छलन पर केंद्रित है। कविता इस प्रकार सहज भव्यता की अभिव्यक्ति है जिसे हमारे वक्ता अपने काम पर बोने वाले की सांसारिक कार्रवाई में अनुभव करते हैं, साथ ही साथ एक वर्णन भी करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच मुठभेद। लेकिन जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों की निहितार्थ क्या है? निश्चित रूप से वक्ता को बोने वाले जो आवश्यकता से बाहर रात में काम करता है की तुलना में अधिक शानदार और आरामदेह जीवन का आनंद लेने की संभावना है। लेकिन कविता के दिमाग में वह तरीका भी जिसमें प्रत्येक आकृति प्रकृति से जुड़ी हुई है, जबकि स्पीकर पोर्च में आंतरिक स्थान में बैठता है और काम के घंटे जैसे असतत और स्पष्ट विभाजनों के संदर्भ में दिन के बारे में सोचता है। बोने वाले के वर्चस्व और प्रकृति के आदेश से प्राप्त होती है जब वह बीज फैलाता है। अंतः में बोने वाले के बीज डिस्कनेट बुवाई के माध्यम से प्रकृति के साथ तत्काल संपर्क और प्रकृति से वक्ता की चौकस दूरी बोने वाले के कार्यों के वक्ता के संदर्भ से रेखांकित होती है। जल्द ही काटने का समय आएगा। वक्ता का यह दावा बोने वाले की दुनिया के लिए विशेष रूप से विदेशी के रूप में पड़ता है जो वर्तमान कार्यों उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के महत्व में व्यस्त है। कविता का अंत भी काव्य व्याख्या के लिए रोचक सामग्री प्रदान करता है। जब कविता एक एम डैश के साथ पंक्ति 19 में टूट जाती है तो स्पीकर को बोने वाले के इशारे ठीक बात यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बोने वाले के इशारे स्पीकर पर निर्देशित है या बस उनके काम की गति को इंगित करने के लिए है। दूसरी ओर युगों का मूल सितारों की अंतिम छवि और बोने वाले के हावभाव को उलट देता है, इस अस्पष्टता को बनाए रखता है और हावभाव को अतिरिक्त संदर्भ में काट देता है। इस प्रकार कविता में निष्कर्ष के साथ व्यवहार करते समय कम से कम दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। एक और कविता के अंत में बोने वाले द्वारा वक्ता का अभिवादन किया जा सकता है और उनके दो संसारों के बीच का यह संबंध वक्ता को बोने वाले की उत्कृष्ट सुंदरता का एहसास कराता है। दूसरी ओर वक्ता केवल अवलोकन की प्रक्रिया और काव्य निर्माण की प्रक्रिया में के माध्यम से इस पारलौकिक बोध को प्राप्त कर सकता है। किसी भी घटना में कविता मानवता प्रकृति के बीच संबंधों पर गहराई से छूती है, साथ ही कवि और सौंदर्य के बीच संबंधों को काव्य प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। ये ऐसे तत्व है कि दत्त को यह तक अनुवाद में भी यह सवालों की रचनात्मक जांच करने की अनुमति देते हैं जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा उत्साहित किया। गीत कविता के मौलिक प्रश्न और लेखक प्राकृतिक दुनिया के शुद्ध अनुभव के कितने करीब पहुंच सकते हैं। द शॉवर की कविता योजना शेक्सपियर के सोनेट की कविता योजना से मिलती जुलती है। हालांकि यह सोनेट रूप से विचलित होती है जिसमें इसकी 20 लाइनें होती है, फिर भी इसमें वैकल्पिक कविता योजना है जो शेक्सपियर के सोनेट से जुड़ी है, युगों के मूल पाठ से संरक्षित है और इसके शरीर को क्वार्टेन में विभाजित किया गया है।